उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से बंद सीएम योगी का जनता दरबार फिर से खुला। मुख्यमंत्री योगी सोमवार यानी कि आज से ही लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार में फिर से शामिल हुए। फिर से ये दरबार उन्होंने शुरू करवाया और अपने आवास पर जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही तत्काल उसके समाधान के लिए भी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। इस दौरान एक विकलांग व्यक्ति भी सीएम के आवास पर अपनी समस्या लेकर पहुंचा। बता दें कि जनता दर्शन कार्यक्रम के आयोजन को कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित किया गया था। प्रदेश में संक्रमण की स्थिति में निरंतर हो रहे सुधार की वजह से मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया। तो जहां एक तरफ सीएम योगी लखनऊ में अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आज फिर से जनता दरबार की शुरुआत की उन्होंने, तो वही इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम योगी के जनता दरबार पर अब कांग्रेस और सपा दोनों ही हमलावर हैं। लगभग शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से जनता से विमुक्त रहे पूरे 4.5 साल दौरे उन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन दौरे उनके बड़े सिंबॉलिक थे और राजनीतिक थे। जनता से उनका कहीं पे कोई संवाद नहीं हुआ। जनता के द्वारा जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी उन्होंने ना तो बेहतर ढंग से किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी सरकार की 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक जवाबदेही और एक उनकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या है। क्या इन सरकार ने कभी ये सारी चीज़ों को पूरा किया? क्या जनता का दर्शन मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं तो मतलब है कि विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और उसकी तैयारियों में है। आप पिछले 4.5 वर्षों में आपने कितने जनता दर्शन किए, कितने लोगों की समस्याओं का आपने समाधान किया। जिसके शासन काल में पुलिस थानों में FIR नहीं लिखी जा रही है, लेखपाल उसकी आय जात निवास के प्रमाण पत्र पर बगैर घूस लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिनको आप ये छोटी छोटी सुविधाएं नहीं दे सकते। आपने तो अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, वो सिटीजन चार्टर आज कहाँ है? अब यूपी में बच्चे 2 ही अच्छे। जी हां, यूपी में सरकार अब नए कानून की दिशा में आगे बढ़ रही है। वही मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यह कानून सिर्फ चुनावी मुद्दा है। पिछले 4.5 साल में कुछ किया नहीं है सरकार ने, अब ये कानून लेकर आए हैं। साथ ही कहा कि सरकार 2 नहीं 3 बच्चों का कानून बनाए। यह कानून सबसे ऊपर लागू हो, सिर्फ एक ही समुदाय के लिए यह कानून नहीं होना चाहिए। ये भी एक इलेक्शन मुद्दा है। पिछले 4.5 साल से तो कुछ कहा नहीं। 4.5 साल से सरकार है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया था? क्या अभी जरूरत पेश आ गई? अब ये इसको मुसलमानों पर डालेंगे तो मुसलमान जनसंख्या बढ़ा देंगे और इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, जबकि सबको मालूम है कि मुसलमान के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप 1951 के आंकड़े उठा के देखिए और आज के आंकड़े उठा के देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा जनसंख्या किसने बढ़ाई है। सेंसस का तो रिकॉर्ड है, तो मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए। तो मुसलमान को इस बात की परवाह नहीं है कि क्या कानून लाए। मुसलमान इस बात से कोई इसको परेशानी नहीं है। जनसंख्या कानून लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें एक परेशानी है कि ये यकसा तरीके से सब पे लागू होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लागू हो और बाकी पे ना हो, जैसा आसाम में हुआ। लखनऊ में आज कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार से 5 सवाल पूछे। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि योगी सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है, इसीलिए हवा में नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। 2 बच्चों का कानून भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय धोखेबाज पार्टी भी बताया। वही हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के स्तंभ और पूर्व सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, आज से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 5 साल पूछने का कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्य सवाल क्या? भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी। इसने किसानों के साथ धोखा दिया है, बेरोजगारों के साथ धोखा दिया है, नौजवानों के साथ धोखा दिया है, चिकित्सा के अभाव के लिए धोखा दिया है, खेती के बारे में धोखा दिया है।
तो वही पांचों सवाल मैंने पूछे हैं कि संकल्प पत्र में आपका था, आज वो पूरा नहीं हुआ है, वो सवाल थे। लेकिन चुनावों की बात करें सर, जनता तय करती है कि आखिर जनता में परसेप्शन दल का कैसा है। पंचायत चुनावों में भाजपा को जीत मिली है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। जहां जनता ने सीधे चुना था, परोक्ष चुनाव सत्ता के बल पे जो होते हैं वो निर्णायक नहीं होते हैं। हमने देखा है सपा को, बसपा को, भाजपा को पंचायत चुनाव जीत जाते हैं और जब जनता का चुनाव होता है तो हार जाते हैं। सर, आपने उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, आपकी सरकारें भी रही पूर्ण बहुमत की, लेकिन वर्तमान कांग्रेस की पार्टी को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपके 6 विधायक हैं, मात्र 1 सांसद है उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि निश्चित रूप से आने वाली सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जनता ने सबको टेस्ट कर लिया, ट्राई कर लिया, अब वो कांग्रेस की ओर देख रही। सर, आखिरी सवाल, निश्चित रूप से आपकी जो रैलियां होती हैं प्रियंका गांधी की, उसमें तमाम लोग आते हैं, भीड़ आती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। देखिए, जो सुनने आते हैं वो तो आपकी वोट देंगे, जो नहीं भी सुनने आते हैं वो भी प्रियंका गांधी को और कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पुराना चेहरा माने जाते हैं, इनका साफ तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जन नीतियों पर फेल हो चुकी है और 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विवाद में है। आज सुबह करीब 250 की संख्या में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। ये देखकर पुलिस वालों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके साथ उनकी हाथापाई भी हुई। हालांकि इस दौरान पुलिस के हाथ पांव फूल गए उनको देखकर, उनके प्रदर्शन को देखकर। यहां करीब आधे घंटे तक अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की और अभ्यर्थी इस दौरान उग्र होने लगे। नाराज अभ्यर्थियों ने शुरू में वहां से हटने से इनकार कर दिया और इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने की भी उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने और 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गाड़ी में भरकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया गया। लखनऊ में जिला पंचायत कार्यालय परिसर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने बीजेपी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए और जिनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में भाग लेने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक जी पहुंचे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का शपथ ग्रहण है, आप भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, किस नजरिए से पूरे कार्यक्रम को देखते हैं आप? आज लखनऊ जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, उनके सदस्य, माननीय सदस्यगणों का शपथ ग्रहण समारोह है। लखनऊ के जनपद की विकास की एक नई रूपरेखा, नई इबारत खींची जाएगी। आप देखेंगे कि लखनऊ का चतुर्मुखी विकास होगा। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लखनऊ जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को सफल बनाने का काम किया है, हम पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लखनऊ का चतुर्मुखी विकास बहुत तेजी के साथ होगा। भैया, आगे विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं देखता हूं ये सेमीफाइनल है, फाइनल में भारतीय जनता पार्टी देखेंगे कि हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिस ढंग से आपके चैनल ने अच्छा काम किया है, प्रदेशवासियों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप देख पा रहे किस तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक थे, जो आज जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दिल्ली में 2 दिवसीय दौरे पर रहे और जिस दौरान उन्होंने गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक खराब होने के कारण पिछले कुछ दिनों से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को फोन कर उनसे मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आज धर्मनगरी चित्रकूट का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की। वहीं अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर उनसे चर्चा की। तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी युवराज आचार्य रामचंद्र दास ने
चित्रकूट के धार्मिक महत्व पर भी चर्चा की। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को योगी की अच्छी पहल बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कई विसंगतियां इसमें हैं। मुख्यमंत्री योगी का ये कानून उस सवाल पर मौन है जो कि 4 शादियों से 14 बच्चे पैदा करते हैं। अगर उनके पास नागरिकता होगी, आधार कार्ड होगा और मतदाता परिचय पत्र होगा तो अपने संख्या बल के दम पर आज नहीं तो कल वो ही इस लोकतांत्रिक प्रदेश और देश के शासक होंगे। गर्भवती महिला के लिए 6,000 रुपए और नसबंदी कराने वाले व्यक्ति के लिए 2,000 रुपए। तो 2,000 के लिए नसबंदी कोई क्यों कराएगा? उसकी पत्नी गर्भवती होगी तो उसे तो 6,000 रुपए प्राप्त होंगे। ये बड़ी विसंगति है। इसके अतिरिक्त इस कानून में जब भी बात की जा रही है तो अगर बच्चे पैदा होंगे 2 से अधिक तो उस व्यक्ति का, बच्चों के पिता का वेतन, बोनस, इंक्रीमेंट रोक देंगे, सरकारी सुविधा रोक देंगे। ये बातें कही जा रही हैं। हिंदू तो इस कानून का पालन करके 1 से 2 संतानों में निपट जाएगा, लेकिन वो उनका एक व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा लेकिन 14 औलाद जरूर पैदा करेगा। कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए। वो 14 औलादों के बूते जो परिस्थिति क्रिएट करेगा कि कल को इस लोकतांत्रिक प्रदेश का शासन उसके हाथ में होगा, उसके पास में होगा। और हिंदुओं को न सैनिक मिलेंगे न सन्यासी मिलेंगे, क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी अकेली औलाद को सैनिक और सन्यासी बनाने के लिए राजी नहीं होगा। सूबे में आतंकी साया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों अलकायदा के 2 आतंकवादियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में करीब 1 घंटे की पेशी के बाद यूपी एटीएस दोनों ही आतंकियों को लेकर बाहर आई। कोर्ट ने एटीएस को आतंकवादियों की 14 दिन की रिमांड दी है। वहीं इन आतंकवादियों के अलकायदा मॉड्यूल को लेकर नए खुलासे भी हो रहे हैं। यूपी एटीएस के आतंकियों के पास से कई प्रमुख जगहों के नक्शे यूपी एटीएस को हाथ लगे। एटीएस सूत्रों ने यह भी बताया कि अलकायदा के आतंकियों के निशाने पर अयोध्या के अलावा मथुरा और काशी के धार्मिक स्थल भी है और इन आतंकियों को इन जगहों पर ये आतंकी कोई वारदात कर सकते थे। इन आतंकियों के पास से धार्मिक स्थानों के नक्शे बरामद हुए। प्रदेश में बीते दिन आतंकी संगठन अलकायदा के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि वो आगामी दिनों में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। ऐसे में हालातों को देखते हुए एटीएस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी ऑपरेशन में शामिल है। इस बीच लखनऊ के साथ साथ अलग अलग जगहों पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस ने कई जगहों पर संदिग्धों की तलाश कर छापेमारी शुरू कर दी। मथुरा में रालोद ने 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल पार्टी की विरोधी गतिविधियों के कारण पूर्व जिला अध्यक्ष रामवीर भरंगर, देवराज सिंह सहित बच्चन पहलवान को निष्कासित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारपीट हुई थी। वहीं तीनों नेताओं के खिलाफ जिला अध्यक्ष ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इसकी शिकायत की है। बता दें कि अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बलियान ने लेटर जारी करते हुए निष्कासन की घोषणा की है। ललितपुर में घंटा घर स्थल पर एक युवक के शव को रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल युवक का शव एक पेड़ से लटका मिला था।
परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, युवक की हत्या होने की बात कही है और परिजनों ने मृतक के 4 दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन परिजनों को दिया है। फिलहाल आश्वासन मिलने के बाद किसी तरह से परिजन शांत हो पाए। महाराजगंज में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों की गैंग के 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले महीने एक किन्नर के घर से चोरी का मामला सामने आया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने पंजाब और हरियाणा से 2 चोरों को गिरफ्तार कर गहने बरामद किए। साथ ही इन शातिर चोरों को जेल भेजे जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। दिनांक 24 पिछले महीने को ये हमारे यहाँ पुरंदरपुर थाने में एक किन्नर है, उसके यहाँ बाहर के 2 किन्नर आके रुके, राजस्थान के और हरियाणा के, और उसके यहाँ से उसके जेवरात की चोरी की गई। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन लोगों ने जो जेवर थे उनको पहन के फेसबुक पे फ़ोटो पोस्ट की, जिससे पता चला कि चोरी इन्होंने की है। पुलिस ने इनके तलाश में कई जगह दबिशें दी, पंजाब में हरियाणा में इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो चोरी गया सारा माल है वो बरामद किया गया है। हरदोई की बेनीगंज कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के पास से पुलिस ने लाखों का सामान बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने शाहजहांपुर सीतापुर में भी चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये चोर मध्य प्रदेश और ओडिशा के रहने वाले हैं। पूरे मामले का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिम कपिल देव सिंह ने किया है। एक बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल पर 2 आरोपी पुलिस के समझ में आए और ये दोनों को जब पकड़ करके पूछताछ किया गया तो उसमें से एक रतलाम मध्य प्रदेश का है जिसका इमरान अली नाम है और दूसरा हसन अली है जो रायगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है। ये लोग चश्मा बेचने के काम के साथ साथ चोरी और लूट की घटनाओं को भी अंजाम दिया करते थे। इधर सीतापुर, शाहजहांपुर और हरदोई जनपद में इन्होंने कई वारदातें की थी, जिनका पुलिस आज उनसे पूछताछ करने के बाद बरामदगी के साथ खुलासा कर रही है। इसमें जो पाली थाना क्षेत्र में और बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में लूट की घटनाएं हुई थी उसका भी खुलासा हुआ है और इनका मोबाइल बरामद हुआ है। इसके साथ साथ इसमें जो लूट हुई है उसमें बरामदगी भी पुलिस द्वारा किया गया है। देहरादून बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। उत्तराखंड में मौजूदा परिस्थितियों को समझते हुए एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 20 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रम विशेषकर शादी समारोह में अब 50 लोगों के कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें शामिल होने की अनुमति देने की बात कही है और शव यात्रा के लिए भी अधिकतम 50 लोग ही शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे। हर साल सावन के पावन महीने में होने वाले कांवड़ यात्रा पर इस बार घमासान मचा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा पर पहले से ही रोक लगा रखी है और ये फिलहाल जारी है, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ कांवड़ यात्रा संपन्न करवाने के लिए निर्देश दे दिए। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा टालने की मांग की है। इस बाबत आईएमए ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को चिट्ठी भी लिखी है। आईएमए ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से कहा है कि पहले ही जो गलतियां की गई है, गलतियों को देखते हुए
कांवड़ यात्रा को इजाजत ना दी जाए, जबकि कोविड की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।